बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी में आप लोगों के कोर्स के फर्स्ट 3 यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4, जो कि लेवल ऑफ प्रिवेंशंस पे है। लेवल ऑफ प्रिवेंशंस इस यूनिट के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ने से पहले प्रिवेंशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है कि प्रिवेंशन क्या होती हैं। तो कोई भी काम जब हो रही होती है और उसको हम होने से रोकें तो वो क्या होती है, तो वो जो हम रुकावट पैदा कर रहे हैं उसको रोक रहे हैं, तो वो प्रिवेंशन कहलाती हैं। अब रोक हम किस टाइम सकते हैं किसी प्रोसेस को, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिज़ीज़ प्रोसेस की हम बात करें तो डिज़ीज़ को या तो हम तब रोक सकते हैं जब वो पैदा ही ना हो, बिल्कुल डिज़ीज़ जो है आप में अकर ही ना हुआ है और आप कोशिश करें कि आप में वो डिज़ीज़ पैदा ही ना हो। कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स करें कि आप उस डिज़ीज़ से दूर हो जाए, वो आप तक आ ही ना सके। तो ये जो हम जिस लेवल पे प्रिवेंशन कर रहे होते हैं कि डिज़ीज़ आई ही नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे बचें, हम में वो डिज़ीज़ पैदा ही ना हो, तो ये जो हमारी प्रिवेंशन होती है ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती है। और प्रिवेंशन उस टाइम भी हो सकती है कि जब आपको कोई डिज़ीज़ लग जाए और डिज़ीज़ लगने के बाद आप जल्दी से मेडिकल केयर तलाश करें, डायग्नोसिस करें, जल्दी से सही तरीके से डायग्नोसिस करवा के उसकी भरपूर तरीके से इलाज करवा दें। तो वो जो जिस टाइम आप कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से कोई आप जो है डायग्नोसिस करवा के ट्रीटमेंट करा दे ताकि ये इससे आगे ना बढ़े, तो ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाती हैं। और इसके अलावा प्रिवेंशन आप उस वक्त भी कर सकते हैं जब अगर कोई डिज़ीज़ आप में आ गई है, प्रोग्रेस भी कर चुकी है, कोई उसने डिसेबिलिटी भी काज कर ली है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि जो डिसेबिलिटी काज हुई है उसकी शिद्दत ज़्यादा ना हो। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट आप करते हैं कि सिम्टम्स ज़्यादा जो है वो ना बढ़े और ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, रिहेबिलिटेशन करने की आप कोशिश करते हैं। तो ये जो लेवल होती है जिसमें आप रिहेबिलिटेशन कर रहे होते हैं, चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाती हैं। यही तीनों लेवल ऑफ प्रिवेंशंस चलते आ रहे थे, लेकिन अब जाके इनके साथ एक और लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी अटैच किया गया है, उसे कहा जाता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो है ये प्राइमरी प्रिवेंशन से भी पहले आती हैं। कि प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी डिज़ीज़ जब नहीं हो चुकी होती है तो हम उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर्स को ही प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी डिज़ीज़ के लिए रिस्क फैक्टर जो है वो बने ही ना, रिस्क फैक्टर ही ना आए। तो ये जो हमारी सबसे बेसिक लेवल पे जो प्रिवेंशन होती है ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस यूनिट के अंदर, कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि प्रिवेंशन का आप लोगों को पता होगा, प्रिवेंशन के लेवल्स का पता होगा, प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन जो है उसमें आप लोग फ़र्क कर सकेंगे, उनको डिस्क्राइब कर सकेंगे, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल प्रिवेंशन का भी आप लोगों को पता होगा। प्रिवेंशन definition and concept. The goals of medical science are promote health, preserve health, restore health when it is impaired, and minimize suffering and distress. These goals are embodied in the word prevention. अब देखिए स्टूडेंट्स के जितने भी मेडिकल साइंसेस हैं तो उनका गोल क्या है। मेडिकल साइंसेस का गोल ये है कि वो हेल्थ को प्रमोट कर सकें, हेल्थ को प्रिजर्व कर सकें, महफूज कर सकें। अगर कोई इम्पेयरमेंट आई है तो उस इम्पेयरमेंट की रिस्टोरमेंट की जाए, रिस्टोर किया जाए उसको, और अगर डिस्ट्रेस सफरिंग है तो उस सफरिंग उस डिस्ट्रेस को मिनिमाइज़ किया जाए। ये 4 मकासद होते हैं मेडिकल साइंस के, और यही 4 मकासद जो है वो प्रिवेंशन पे पूरा उतरती हैं। मतलब ये कि ये प्रिवेंशन के अंदर एम्बॉयडेड है। एम्बॉयडेड किसे कहते हैं? एम्बॉयडेड मीन्स के इनकॉर्पोरेटेड, या फिर आप कह सकते हैं इंक्लूड, प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड है। प्रिवेंशन में ही हम क्या करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं प्राइमरी लेवल पे, ताकि कोई डिजीज़
डिजीज़ जो है वो आ ही ना सके, प्रिजर्व करते हैं ताकि मतलब पहले से आप महफूज करते हैं ख़ुद के हेल्थ को ताकि उसमें कोई ख़राबी ना आए। तो ये क्या है, ये प्राइमरी लेवल है। इसके बाद सेकेंडरी लेवल पे क्या करते हैं, जब कोई इम्पेयरमेंट आ जाती है तो उस इम्पेयरमेंट को हम रिस्टोर करते हैं, जल्दी से डायग्नोस करवा के हम प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट उस टाइम करवाते हैं, भरपूर इलाज उसकी करवाते हैं ताकि और ख़राबी ना हो, ताकि वो आपको मज़ीद सफ़र ना करे। और अगर आपको सफ़रिंग हो चुकी है, डिस्ट्रेस हो चुकी है, तो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं टर्शरी लेवल पे। तो यही जो मेडिकल साइंसेस का जो जितने भी गोल्स है, 4 गोल्स, तो ये प्रिवेंशन ही एक ऐसी काम है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ये गोल्स अचीव किए जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें व्हाट इज़ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होती क्या है? द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग आर अराइजिंग। कोई भी चीज़, कोई भी काम जब हो रही होती हैं और आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये जो आप उसको रोकने के लिए एक्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये प्रिवेंशन कहलाती हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन क्या होती हैं? डिजीज़ प्रिवेंशन रिफर्स टू डिलिबरेट एक्शंस टू halt or delay disease progression from one stage to the next। यानी डिजीज़ प्रिवेंशन एक डिलिबरेट एक्शंस को कहा जाता है। डिलिबरेट एक्शन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? यानी आपके जो कॉन्शियस एक्शंस होते हैं, आपके जो इंटेंशनल एक्शंस होते हैं, ताकि आप किसी डिजीज़ प्रोग्रेशन को हाल्ट कर सके। हाल्ट मीन्स स्टॉप कर सके या उसको डिले कर सके, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में उसको जाने ना दे, उसको रोके। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने से किसी डिज़ीज़ को रोकने के लिए जो हम कॉन्शियस एक्शन करते हैं, जो हम इंटेंशनल एक्शन करते हैं, तो वो डिज़ीज़ प्रिवेंशन कहलाती हैं। द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ ऑब्वियसली हैज़ ए पोटेंशियली ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ देन मेडिकल ट्रीटमेंट। ज़ाहिरी सी बात है कि जो प्रिवेंशन होती है डिज़ीज़ की, तो उसकी वाज़ेह उसकी इम्पेक्ट होती है, पोटेंशियल ग्रेटर इम्पेक्ट होती है, ऑब्वियस इम्पेक्ट होती है पब्लिक हेल्थ पे एज़ कम्पेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो तब तक तो बंदा जो है वो बीमार तो हो चुका होता है, बर्डन तो आ चुका होता है पब्लिक हेल्थ पे। तो अगर हम प्रिवेंशन करते हैं और ख़ास करके प्राइमरी प्रिवेंशन जब करते हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन की वजह से एक कंट्री पे पब्लिक हेल्थ पे जो बर्डन होती है वो कम होती है। डिज़ीज़ जो है वो पैदा होने से अगर रुक जाए तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम्युनिटी में, पब्लिक हेल्थ के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर डिज़ीज़ का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए प्रिवेंशन जो है प्राइमरी लेवल पे वो बेहतर है मेडिकल ट्रीटमेंट से। लेवल ऑफ प्रिवेंशंस देख ले। देयर आर 3 लेवल ऑफ disease preventions: primary, secondary and tertiary prevention. A fourth level called primordial prevention was laterally added. पहले क्या थे? सबसे पहले यही 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशंस थे, जिसमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल शामिल है। प्राइमरी लेवल वो लेवल के जिसमें डिजीज़ नहीं आ चुकी होती है, आप में अकर नहीं हुई होती हैं और आप ट्राई करते हैं कि अकर ना हो, तो वो प्राइमरी लेवल कहलाती हैं। जब डिजीज़ आ गई है उसके लिए आप जल्दी से डायग्नोसिस करके जल्दी से सही तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करवा देते हैं, वो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन। और जब आप में डिज़ीज़ सफरिंग हो चुकी है, डिज़ीज़ ने कोई जो है प्रोग्रेशन भी कर ली है, डिसेबिलिटी भी काज हो चुकी है, तो उस टाइम आप जो रिहेबिलिटेशन करते हैं, चीज़ों को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, सफरिंग को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो टर्शरी लेवल प्रिवेंशन कहलाती है। और इसके अलावा जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का फोकस होता है रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करने में, जितने भी रिस्क फैक्टर्स बनते हैं तो उनको जब प्रिवेंट किया जाता है तो ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इसको कहते हैं। अब प्राइमरी प्रिवेंशन और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में ये बात जान लिए कि प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर्स को हम ट्रीट करते हैं, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को अभी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे दूँ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की, कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए जब आप प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं तब आप क्या करते हैं, और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जब आप करते हैं तब आप क्या करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आपको ना हो, तो आप प्राइमरी प्रिवेंशन में उसके लिए क्या करते हैं, जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप ट्रीट करते हैं। यानी आप में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट है, ओवर ईटिंग आप करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप
चर्बी वग़ैरह, आपकी चर्बी वाले जो गोश्त होते हैं उनकी इंटेक ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ों की जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, तो उन चीज़ों की इंटेक आप में ज़्यादा है, तो आप उस इंटेक को, उस रिस्क फैक्टर को कम करते हैं। यानी वो रिस्क फैक्टर आप में आ गई थी और अब आपने क्या किया है, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं कि बस मैं आज से जो है वो इस तरह की चीज़ों की इंटेक नहीं करूँगी ताकि ये जो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये कम हो जाए और मैं कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है उनसे बच जाओ। इस तरह आप क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है कि उसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हैं कि कोई मेजर उसके लिए आप करते हैं, डाइट ठीक करते हैं, मेडिसिन लेते हैं ताकि ये हाई ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो सके, ताकि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कोई ना हो। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। अब इसके लिए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन आपके क्या होंगे। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आप क्या करते हैं कि ये जो रिस्क फैक्टर है इनको आप डेवलप होने ही नहीं देते, रिस्क फैक्टर को पैदा होने ही नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन से आप क्या करते हैं, बचपन से आप अपनी डाइट ठीक रखते हैं, अपने बच्चों की डाइट आप ठीक रखते हैं, बिल्कुल उनको जो है प्रॉपर डाइट करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि कभी भी उनको हाई कोलेस्ट्रॉल ना हो, ताकि कभी भी उनको ब्लड प्रेशर जो है वो उनकी हाई ना हो, ये रिस्क फैक्टर जो है वो उनमें डेवलप ही ना हो, आपकी ये कोशिश होती है। इसके अलावा सैनिटेशन का देख ले। सैनिटेशन जब आप करते हैं, ताकि सैनिटेशन आप इसलिए करते हैं ताकि आपकी इन्फेक्शियस एजेंट के साथ एक्सपोजर ना हो। जब आप सैनिटेशन करते हैं, और सैनिटेशन का आपका मकसद ये होता है कि मैं सैनिटेशन इसलिए करती हूँ, सफाई सुथराई का ख्याल इसलिए करती हूँ ताकि जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसके साथ मेरी एक्सपोजर ही ना हो, तो ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। और जब आप इन्फेक्शियस एजेंट से स्पेसिफिकली ख़ुद को बचाते हैं, जब आपकी एक्सपोजर हो जाती है, आप उस एरिया में रहते हैं या जिस एरिया में आपके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट का ख़तरा है, और उस टाइम आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन करते हैं उनके ख़िलाफ़, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती है कि रिस्क फैक्टर है आपके इर्द गिर्द और रिस्क फैक्टर से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन। और रिस्क फैक्टर को आप पैदा होने ही नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है वो चाइल्डहुड में ही प्रमोट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक बच्चा जो है वो चाइल्डहुड से, पैदाइश से ही उसकी लाइफ स्टाइल जो है वो हेल्थी हो, और इसके लिए आप क्या करते हैं, एंटीनेटल न्यूट्रिशन का ख्याल करते हैं। जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है उस टाइम आप माँ के न्यूट्रिशन का ख्याल कर रहे हैं, ये सोच के कि जब बच्चा पैदा हो तो उसकी चाइल्डहुड लाइफ स्टाइल ही ऐसी बने कि उसमें किसी चीज़ की डिफिशेंसी ना हो और उसमें कोई बीमारी जो है वो आने का नाम ही नहीं ले। तो ये जो बच्चे की सेहत के लिए आप एंटीनेटल केयर के दौरान मदर की न्यूट्रिशन का ख्याल कर रहे हैं, ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के बारे में, इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द एमर्जेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन पॉपुलेशन ग्रुप इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड। अब देखिए कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होती है कि जिसमें आप रिस्क फैक्टर्स को पॉपुलेशन के अंदर उनकी इमर्जेंस को ही रोकते हैं, मींस कि उसकी जो शुरुआत होती है रिस्क फैक्टर की उसको आप रोकते हैं, उनको डेवलप होने ही नहीं देते हैं, तो ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाती हैं। Primordial prevention consists of measures that inhibit the emergence of risk factor in the form of environmental, economical, social and behavioral conditions and cultural patterns of living etc. कि आप क्या करते हैं, जो जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिज़ीज़ डेवलप हो सकती हैं, तो उनके लिए आप मेजर करते हैं। मेजर्स में एनवायरमेंटल मेजर करते हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस को अपना ठीक करते हैं, सोशल स्टेटस अपना ठीक करते हैं, बिहेवियरल और कल्चरल पैटर्न्स अपना ठीक करते हैं, इन सब पे काम करते हैं ताकि आपके एनवायरनमेंट में आपको कोई रिस्क फैक्टर जो है वो एक्सपोज ही ना हो सके, आप के सामने कोई रिस्क फैक्टर पैदा ही ना हो सके। तो ये जो जितने भी मेजर्स होते हैं ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाती हैं। The main intervention in primordial prevention is through individual and mass education. Primordial prevention targets whole population. ज़ाहिरी सी बात है कि जो मेन इंटरवेंशन होगी हमारी प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन करने के लिए, तो वो
एजुकेशन होगी, हेल्थ एजुकेशन, या हम मास एजुकेशन करें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके मास मीडिया के थ्रू, डिफरेंट जो है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, या फिर हम इंडिविजुअल को एजुकेट करें। तो ये जो एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन, ये सबसे मेन इंटरवेंशन है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की। तो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो है उसमें क्या है, टारगेट क्या है, होल पॉपुलेशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन एम्स टू प्रिवेंट द डिजीज़ फ्रॉम ऑकरिंग। जाहिर सी बात है कि प्राइमरी प्रिवेंशन का मकसद ये है कि डिज़ीज़ को अकर होने से रोका जाए। अब डिज़ीज़ को हम पैदा होने से किस तरीके से रोक सकते हैं? जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम ट्रीट करते हैं, उनको हम खुद से दूर रखते हैं ताकि डिज़ीज़ पैदा ना हो। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। Primary prevention seeks to reduce the frequency of new cases of disease occurring in a population and thus is most applicable to the persons who are in the stage of susceptibility। यानी प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या किया जाता है कि जो डिज़ीज़ के न्यू केसेस हैं उनको पैदा होने से रोका जाता है, डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश की जाती है पॉपुलेशन के अंदर। तो ये वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है जहाँ पे स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी होती हैं कि होस्ट जब ससेप्टिबल हो जाए, ससेप्टिबिलिटी होस्ट में आ जाती है, तो उसके लिए कुछ इस तरीके के मेजर्स करते हैं ताकि वो उस ससेप्टिबिलिटी से निकल सके और बच सके डिज़ीज़ से। तो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी में जो प्रिवेंशन की जाती है वो प्रिवेंशन कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? तो आपको याद हो कि ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जो कि स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी में की जाती है। It signifies intervention in the pre-pathogenesis phase of a disease or health problem। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी डिजीज़ की जो प्री पैथोजेनेसिस फेज़ होती हैं तो उसमें जो इंटरवेंशन किए जाते हैं ताकि पैथोजेनेसिस आए ही ना, एक्सपोजर जो है वो बंदा जो है वो एक्सपोज ना हो सके उस रिस्क फैक्टर के सामने, उसकी एक्सपोजर ना हो, उसको बचाया जा सके, उसको ढांपा जा सके। तो वो जो इंटरवेंशन की जाती है प्री पैथोजेनेसिस फेज़ के अंदर तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन में भी अकम्प्लिश बाय मेजर्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जो मेजर्स है तो वो हेल्थ प्रमोशन है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। हेल्थ प्रमोशन डिफरेंट तरीक़ों से की जा सकती है। अब यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन के अंदर भी हेल्थ एजुकेशन आती है, प्राइमरी प्रिवेंशन में भी हेल्थ एजुकेशन जो है वो आती है कि आप हेल्थ से रिलेटेड एजुकेटेड करते हैं ससेप्टिबल लोगों को कि ये चीज़ें आप करेंगे तो आप रिस्क फैक्टर से दूर हो सकेंगे, रिस्क फैक्टर को ख़ुद तक पहुँचने से आप रोक सकेंगे। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है कि उसमें हम डिफरेंट वैक्सीन्स लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट के ख़िलाफ़, ताकि उनकी अगर एक्सपोजर हो भी जाए तो हमारा बॉडी जो है वो इसेबल हो के उनको फ़ाइट करके उनको जो है शिकस्त दे सके, उनको हमारी बॉडी से फ़ाइट आउट कर सके। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बता रहा है हेल्थ प्रमोशन का कि हेल्थ प्रमोशन क्या होती हैं। These strategies include health education and health promotion programs designed to foster healthier lifestyles and environmental health programs designed to improve environmental quality। यानी हेल्थ प्रमोशन की जो स्ट्रेटजीज़ है उसमें एक तो हेल्थ एजुकेशन है और दूसरा कुछ ऐसे हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं हेल्थियर लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए, एनवायरमेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी वजह से एनवायरमेंटल क्वालिटी जो है वो ठीक हो सके। और जब एनवायरमेंटल क्वालिटी ठीक हो जाती है तो रिस्क फैक्टर जो है उनमें कमी आ जाती है, रिस्क फैक्टर जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट हो जाते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। Specific examples of primary prevention measures include इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो कौन कौन सी होती हैं, इसकी अगर हम एग्जांपल दें कि प्राइमरी प्रिवेंशन में हम कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं, तो एक तो इम्यूनाइजेशन होती है कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उनके ख़िलाफ़ हम इम्यूनाइजेशन करें ताकि अगर वो डिज़ीज़ लग भी जाए तो हमारी इम्यून सिस्टम इस काबिल हो कि उसको फ़ाइट आउट कर सके। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ एजुकेशन अबाउट गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन हम देंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे गुड न्यूट्रिशन के बारे में, उनको बताएंगे एक्सरसाइज के बारे में, उनके फ़ायदे समझाएंगे।
इसके अलावा क्लोरीनेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई, जितने भी पब्लिक वाटर सप्लाईज़ है तो उसमें अगर हम क्लोरीनेशन उसकी करें, फिल्ट्रेशन करें, तो जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है उनसे लोग बच सकते हैं। ये एक रिस्क फैक्टर है जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ पैदा करने के लिए, वाटर जब ठीक नहीं हो तो उससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती है। ये एक रिस्क फैक्टर है कंटेमिनेटेड वाटर। तो अगर क्लोरीनेशन की जाए, फिल्ट्रेशन की जाए पब्लिक वाटर सप्लाईज़ की, तो बहुत सारे डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को हम किस तरीके से इनकी प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं? एक्सरसाइज के थ्रू, डाइट को ठीक करके, स्मोकिंग को जो है इन्हें ख़त्म करके, स्टॉप करके, और इसके अलावा देखिए लिखा है इसमें क्वाइटिंग स्मोकिंग, ए हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज में रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। अगर आपको रिस्क है, आप रिस्क पे है कि आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, तो अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें, स्मोकिंग जो कि एक रिस्क फैक्टर है, अगर आप कर रहे हैं आप उसको छोड़ देते हैं, अगर आप डाइट सही नहीं ले रहे हैं, डाइट को ठीक कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से आप बच सकते हैं। अब बात आ गई सेकेंडरी प्रिवेंशन की। सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस इन ए पॉपुलेशन, यानी केसेस है लेकिन एग्जिस्टिंग केसेस को पॉपुलेशन के अंदर कम करने की कोशिश की जा रही है। डिजीज़ अक्कर हो चुकी है, लोगों में आ गई है, अब इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इस डिज़ीज़ को, एग्जिस्टिंग डिजीज़ केसेस को जो कम करने की कोशिश की जा रही है पॉपुलेशन के अंदर, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाती हैं। It is therefore most appropriately aimed those in the stage of pre-symptomatic disease or the early stage of clinical disease। तो इसीलिए अब जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन कहाँ पे, किस स्टेज पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो ये जो प्री सिम्टोमेटिक डिजीज़ है, प्री सिम्टोमेटिक स्टेज जो है जहाँ पे अभी तक सिम्टम्स जो है स्टार्ट नहीं हुए हैं वहाँ पे, या फिर एयरली स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़, सिम्टम्स के जस्ट जो है वो शुरू होने के आफ्टर, सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, क्लिनिकल डिजीज़ क्लिनिकल स्टेज आ गई है, लेकिन क्लिनिकल स्टेज के स्टार्ट में या फिर क्लिनिकल स्टेज शुरू होने से पहले ही अगर प्रिवेंशन की जाए, उस टाइम डायग्नोसिस करा के उसकी ट्रीटमेंट करा दी जाए, तो वो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन कहलाती है। MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं कि प्री सिम्टोमेटिक डिजीज़ या फिर अर्ली स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ के अंदर जो प्रिवेंशन की जाती है वो कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है, तो आप लोगों को याद हो कि ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। Its purpose is to cure disease, slow its progression or reduce its impact on individual or communities। यानी अब सेकेंडरी प्रिवेंशन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जल्दी से डिजीज़ को ट्रीट किया जाए, उसकी प्रोग्रेशन को कम किया जाए, और उसके जो इम्पैक्ट्स है कम्युनिटी पे, उस इंडिविजुअल पे जिसको डिज़ीज़ है, उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए। यानी डिज़ीज़ को जल्दी से डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट करा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोग्रेशन कम होगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो कम्युनिटी पे और उस इंडिविजुअल पे भी कम होगा। तो ये जो मकसद के लिए प्रिवेंशन की जाती है, इस मकसद के लिए, इस पर्पज़ के लिए, तो ये सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन होती हैं। Secondary prevention focuses on early detection and swift treatment of the disease। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या किया जाता है? जल्दी से किसी केस को, किसी डिजीज़ को डिटेक्ट करके उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है। द स्पेसिफिक इंटरवेंशंस आर, स्पेसिफिक इंटरवेंशंस क्या होंगी सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर? जाहिर सी बात है अर्ली डायग्नोसिस और एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो इनके बारे में आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक इंटरवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर कौन कौन सी होती है, तो अर्ली डायग्नोसिस और एडिक्वेट ट्रीटमेंट होती है, इसका आप लोगों को पता हो। और अर्ली डायग्नोसिस आप किस तरीके से करेंगे? स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू करेंगे, यानी जो प्री सिम्टोमेटिक स्टेज होती है उसमें ही आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवा देते हो, तो स्क्रीनिंग टेस्ट से आप प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में ही आप उस डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो और उस स्टेज में ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव होती हैं। और केस फाइंडिंग प्रोग्राम्स आप करते हो, तो इससे भी आप डिफरेंट डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो। A common approach to secondary prevention is screening for disease। It is search for unrecognized disease or detect by means of repeatedly applied tests, examinations or procedures in apparently healthy population। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो कॉमन अप्रोच होती है वो स्क्रीनिंग होती है डिजीज़ के लिए। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं? जो अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता, जिनके कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते, उनके लिए हम टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशंस करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं एक अपेरेंटली हेल्थी
पॉपुलेशन में, ताकि उनमें हम डिज़ीज़ को जल्दी से डिटेक्ट कर सकें और जल्दी से डिटेक्ट हो जाए तो उसकी हम प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर सकेंगे। स्क्रीनिंग इज़ परफॉर्म टू डिटेक्ट डिजीज़ एयरली सो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कैन बी इनिशिएटेड। इसीलिए किया जाता है डिजीज़ को जल्दी से डिटेक्ट स्क्रीनिंग के थ्रू, ताकि उनकी भरपूर तरीके से ट्रीटमेंट जो है वो शुरू की जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्रीनिंग इंक्लूड मेमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, आई टेस्ट फॉर ग्लोकोमा। जाहिर सी बात है कि स्क्रीनिंग टेस्ट मेमोग्राफी तब मेमोग्राफी की जाए कि आपके पास अपेरेंटली जो वुमेन आ रहे हैं आपको तो पता नहीं है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन मेमोग्राफी करते हैं ताकि आप जो है वो पता लगा सके कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर है तो नहीं। इसके अलावा ग्लोकोमा के लिए आई टेस्ट कराना, ओकल्ट ब्लड टेस्ट कराना, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए ओकल्ट ब्लड टेस्ट ये ऐसा स्टूल टेस्ट होता है कि जिसमें आपको स्टूल में ब्लड नज़र नहीं आती, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको ब्लड नज़र आती है। तो ये टेस्ट कोलोरेक्टल कैंसर के लिए पहले से पेप स्मीयर लिया जाए, सर्वाइकल कैंसर के लिए और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA टेस्ट जो है वो कराया जाए पहले से ही प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सारे जो टेस्ट है ये स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाती हैं। देखिए टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग के क्या टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है। तो फर्स्ट वन है मास स्क्रीनिंग। Mass screening involves the whole population. For example, measure the BP of all adult in a population. मास बात अगर आ ही गई तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों पे आप अप्लाई कर रहे हैं। आप होल पॉपुलेशन को लेते हैं और होल पॉपुलेशन में आप एडल्ट्स जो जितने भी लोग हैं, एडल्ट्स में जितने भी एजेस आते हैं तो उनकी आप ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो ये जो एडल्ट्स में आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं जो कि अपेरेंटली हेल्थी पॉपुलेशन है, तो ये मास स्क्रीनिंग कहलाती है। टारगेटेड स्क्रीनिंग भी होती हैं कि जिसमें क्या होता है, selected groups who are anticipated to have an increased prevalence of the condition for which screening test has been instituted. आपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है उस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको लग रहा है कि कोई एक ख़ास ग्रुप ऑफ लोग है जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, एंटिसिपेटेड मीन्स एक्सपेक्टेड है कि उनको ज़्यादातर ये कंडीशन उनमें ज़्यादातर पाई जाती हैं, तो उनको आप टारगेट करके उनकी आप टेस्ट करते हो उनमें। फॉर एग्जांपल मेजरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रोल इन रिलेटिव्स ऑफ पीपल विद फेमिलियल हाइपरलिपिडीमिया। एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर उसमें क्या हो रहा है कि हाइपरलिपिडीमिया बार बार जो है वो रन करती जाती है, तो आप उन रिलेटिव्स को इकट्ठा करते हैं और उनकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करते हैं कि उनकी फैमिली में अगर हाइपरलिपिडीमिया चलती आ रही है तो जितने भी रिलेटिव्स हैं में भी उनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकती है। यानी आपको पहले से आप एक्सपेक्ट करते हैं उन लोगों से कि में भी इनमें ये हो सकती हैं, और उनको जब आप टारगेट करके उनमें टेस्ट करते हैं जो कि अपेरेंटली वो नॉर्मल होते हैं, अपेरेंटली वो हेल्थी होते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्टेड है कि उनमें ये हो सकती है, तो इसीलिए उनकी जब आप स्क्रीनिंग करते हो तो ये टारगेटेड स्क्रीनिंग कहलाती है। क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। There are WHO guidelines for deciding when screening is appropriate, drawn up by Wilson and Jungner in 1968. ज़ाहिरी सी बात है कि कुछ क्राइटेरिया भी है स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी वक्त भी उठ के किसी भी जगह जाके स्क्रीनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ WHO गाइडलाइन हैं जो कि इस बात की डिसीजन करती है, इस बात को डिसाइड करती है कि कब आपने स्क्रीनिंग करनी है, स्क्रीनिंग कब अप्रोप्रिएट है। और ये जो गाइडलाइन है ये 1968 में विल्सन और जंगनर जो थे उन्होंने ये क्राइटेरिया रखी हुई थी। फर्स्ट वन है कंडीशन शुड बी एन इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। जिस कंडीशन के लिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर मेजरिंग जो की जा रही थी, तो वो एक इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है। हाइपर टेंशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम हो। अगर इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं कर सकते। द नेचुरल हिस्ट्री शुड बी वेल अंडरस्टूड। जिस चीज़ के लिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिस केस को फाइंड आउट करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी आपको उसके नेचुरल हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है।
देयर शुड बी ए डिटेक्टेबल अर्ली स्टेज, और उसके अर्ली स्टेज का भी आपको पता होना ज़रूरी है पहले से कि इस बीमारी की अर्ली स्टेज ये होगी, उसका आपको पता होना ज़रूरी है। देयर शुड बी ए सुइटेबल टेस्ट फॉर द अर्ली स्टेज, और अर्ली स्टेज को डिटेक्ट करने के लिए सुइटेबल टेस्ट का होना ज़रूरी है। और द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन टू बी स्क्रीन्ड, और जिन लोगों की आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिन पॉपुलेशन की, तो उन पॉपुलेशन को वो टेस्ट जो है एक्सेप्टेबल भी हो। ऐसा नहीं है कि उनका कल्चर उस टेस्ट को मानता ही नहीं है और आप जाके वो टेस्ट प्रोसीजर उन पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कि सुइटेबल टेस्ट होना चाहिए अर्ली स्टेज को डिटेक्ट करने के लिए, और वो सुइटेबल टेस्ट जो है जिन पॉपुलेशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उन पॉपुलेशन के लिए एक्सेप्टेबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कॉस्ट शुड बी बैलेंस अगेंस्ट बेनिफिट्स, अब जो जितना भी आपका कॉस्ट उस पर लग रहा है, तो वो कॉस्ट जो है उसके फिर आपको फ़ायदे भी हो। ऐसा नहीं कि आपने सारा जो है वो अपना इतना ज़्यादा कॉस्ट उसमें लगा दिया है और उस पर आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उस प्रोग्राम की वजह से, उस स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से, तो ये भी जो है वो नहीं हो सकती। ये भी एक क्राइटेरिया है कि कॉस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो आपको उस पर फ़ायदा भी आना चाहिए। डिजीज़ ट्रीटमेंट। Examples of other secondary prevention method include treatment of hypertension to prevent complications and removal of skin cancer lesion as they occur। और दूसरी एग्जाम्पल सेकेंडरी प्रिवेंशन की ये भी है स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह के अलावा कि जल्दी से ट्रीटमेंट की जाए। अगर हाइपरटेंशन को डिटेक्ट कर लिया है पॉपुलेशन में, तो उन पॉपुलेशन में फिर हाइपरटेंशन को ट्रीट भी किया जाए ताकि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो डेवलप ना हो, ताकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है वो डेवलप ना हो। और अगर स्किन कैंसर आपको मिल गई है तो उसकी आप रिमूवल करा दें, उसकी आप ट्रीटमेंट करा दें ताकि वो मज़ीद जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब टर्शरी प्रिवेंशन आ गई है, तो टर्शरी प्रिवेंशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है जितना मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, सिंपल वर्डिंग में लिखे गए हैं, स्लाइड्स को समझना भी इतना मुश्किल नहीं है। मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाती हूँ इनमें क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग इनको पढ़ते आ रहे हैं बार बार। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको किसी चीज़ की समझ नहीं आए, तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, आप उसमें डिटेल चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। मैं आप लोगों के लिए उस पर डिटेल से वीडियो लेक्चर, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी या शॉर्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, या वो टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसका पार्ट 2 आपको पढ़ाऊंगी, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, उसमें आप लोगों को बताऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।